ऑल ऑफ यू। तो अब हम अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा हम टॉपिक कर रहे थे? हमारा आर्थिक प्रदेश, यानी कि हमारा जो इकोनॉमिक रीजन है वो, उसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसकी जो है विशेषताएं, उनकी बात हमने कर ली थी। अब हम करेंगे भारत के अंदर कौन कौन से आर्थिक प्रदेश हैं। देखिए, भारत में जो आर्थिक प्रदेश की जो संकल्पना आई वो स्वतंत्रता के बाद विकसित हुई। स्वतंत्रता के बाद विकसित हुई। ठीक, उससे पहले भारत के अंदर जो है आर्थिक प्रदेशों का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद में जो है आर्थिक प्रदेशों के जो विकास की जो है एक बात सामने रखी गई। सबसे पहले जो इसके अंदर बात रखी गई, सबसे पहले जो हमारा भारत के जो भौतिक प्रदेश हमने देखे थे, भौतिक प्रदेश देखे थे ना। देखिए, जो आपके ये वाले टॉपिक्स हैं ना, ये आपको बुक से पढ़ने पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि देखिए ये इनमें इतना ज़्यादा मैटर है कि मेरे लिए लिखवाना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है और आप लोग लिख भी नहीं पाएंगे। तो जो आप लोगों ने बुक ले रखी होंगी ना, जो बुक है उसके अंदर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जो आपकी बुक है बीसी जाट की, उस बीसी जाट की जो बुक है उसके अंदर इस टॉपिक, देखो आपको ना एक बुक के अंदर से सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि लाइब्रेरी में जो बुक्स मिलती हैं आप लोगों को, उनमें से आपको हर टॉपिक को अलग अलग जगह से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हर एक जो ऑथर है वो हर टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ाता। कोई टॉपिक किसी बुक में मिलेगा अच्छा, तो कोई किसी में। बीसी जाट वाली जो बुक है उसमें आपकी जो ये थ्योरेटिकल जो पोर्शन है ये बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, तो भारत के जो आर्थिक प्रदेश थे वो स्वतंत्रता के बाद विकसित हुए। और सबसे पहले अगर आप इनके विभाजन की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले जो भारत का आर्थिक प्रदेशों का जो सीमांकन किया गया, उसके बहुत सारे तत्व आधार माने गए। मतलब एक जो आर्थिक प्रदेश बनाया जाएगा उसके लिए कौन कौन से तत्वों को आधार बनाया गया, उनको हम देखेंगे। सबसे पहला आता है प्राकृतिक आर्थिक प्रादेशिकरण। ठीक, प्राकृतिक आर्थिक प्रादेशिकरण। भारत में अगर बात करें फिजियो इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन, भारत में प्रादेशिक नियोजन के लिए भूगोलवेत्ताओं ने क्या किया कि जो प्राचीन जो प्राकृतिक विभाग थे ना, जो प्राकृतिक विभाग थे हमारे, प्राकृतिक विभागों को आर्थिक प्रादेशिकरण का आधार मान लिया कि जो प्राकृतिक विभाग किया हुआ है भारत का, वही आर्थिक प्रदेशों का निर्धारण कर दिया। सेम उसी प्रकार से तो आर्थिक प्रादेशिकरण के लिए सर्वप्रथम देश को प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करना चाहिए। समझ में आ रही है ये चीज़ कि भारत को जो भौतिक प्रदेश थे ना, जो प्राकृतिक विभागों में बांटा गया था, कितने भागों में? 5 भागों में बांट रखा था। ठीक है, हिमालय वाला रीजन, उत्तरी मैदान वाला क्षेत्र, उसी आधार पर जो है आर्थिक प्रदेशों का भी विभाजन कर दिया गया कि जो प्राकृतिक भाग हैं उन्हीं के आधार पर हमारा आर्थिक प्रादेशिकरण भी होता है। ये चीज़ भी इन्होंने कर दी। अब क्या हुआ? 1964 की बात है। 1964 में जो मुख्य क्या थे, हमारे 11 प्रदेशों की संकल्पना सामने आई। 1964 में मुख्य 11 प्रदेशों की कल्पना की गई, जिसमें अधिकांश तो प्राकृतिक विभाग थे। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट, मध्यवर्ती पठार, जो इस प्रकार से हमने पूरे भारत को बांटा था ना, उसी के आधार पर आर्थिक प्रादेशिकरण भी कर दिया गया। समझ रहे हैं? देखो, भारत के आर्थिक जो प्रदेश हैं उनका जो निर्धारण किया गया वो भारत के भौतिक प्रदेशों के आधार पर ही कर दिया गया। सबसे पहले तो अभी हम सारी चीज़ों को देखेंगे किस किस आधार पर किया गया। ठीक है, सबसे पहले प्राकृतिक आर्थिक प्रादेशिकरण हो गया। देखिए, दूसरी बार जब हुआ, आगे जब विद्वानों ने और आगे पढ़ा तो उसको क्या नाम दे दिया कि भारत को ऊर्जा संसाधन जो है उसके आधार पर प्रादेशिकरण कर देना चाहिए।
मतलब जो ऊर्जा संसाधन जो जहाँ जहाँ मिल रहे हैं उस आधार पर क्या कर देना चाहिए, आर्थिक प्रदेशों का विभाजन कर देना चाहिए। इसके अंदर भी देखिए, ऊर्जा प्रदेशों का विभाजन इस प्रकार से करना चाहिए कि प्रत्येक विभाग में ऊर्जा का स्रोत जो है वो आसानी से मिल जाए, ठीक है, और जिससे हम आर्थिक विकास कर सकें। इसके अंदर जो डिवीजन हुआ ऊर्जा संसाधन के आधार पर वो कैसे हुआ, देखिए 6 ऊर्जा प्रदेशों, भारत को हम लोगों ने संपूर्ण भारत को क्या कर रखा है, 6 ऊर्जा प्रदेशों में विभाजित किया। पूर्वी यूपी, उत्तरी क्षेत्र, तीसरा जो है हमारा मध्य क्षेत्र, चौथा पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, और छठा है असम वाला क्षेत्र। समझ में है। ऊर्जा संसाधनों का प्रादेशीकरण, ऊर्जा संसाधन के आधार पर आर्थिक प्रदेशों का निर्धारण किया गया ताकि जो ऊर्जा संसाधन है वो हमें आसानी से उपलब्ध हो सके। इसमें सबसे पहले बताया कि ऊर्जा संसाधनों की अगर बात करें तो भारत में 6 ऊर्जा संसाधनों के आधार पर विभाजन किया गया था। पूर्वी यूपी प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी, दक्षिणी और असम क्षेत्र। इस प्रकार से पूरे भारत को बांट दिया और कह दिया कि इन्हीं को आर्थिक प्रदेशों के निर्धारण भी इसी प्रकार से कर देना चाहिए। क्लियर हुई ये चीज़, ठीक है। अब देखिए अगला जो पॉइंट आता है, 2 प्रकार से अब तक डिवीजन हो चुका है। तीसरा प्रकार देखिए कि राज्य को एक प्लानिंग रीजन के रूप में विकसित करना चाहिए। मतलब जो राज्य है एक नियोजित प्रदेश के रूप में उसको विकसित करना चाहिए। मतलब प्लीज़ देखो आप लोग ना इस टॉपिक को, जो हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको एक बार बुक से ज़रूर पढ़ना, ठीक है, वरना आप लोग आंसर नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि देखो एक टीचर जो होता है ना वो आपको इस तरीके के जो थ्योरेटिकल होते हैं उसमें सिर्फ पॉइंट्स बता सकता है, उसके बाद में करना सारी चीज़ें आपको खुद है, ठीक है। राज्य एक नियोजित प्रदेश के रूप में, इसमें भी क्या कर दिया गया कि जो हमारे कृषि संसाधन थे, कौन कौन से कृषि संसाधन, शक्ति के स्रोत, खनिज, वन संपदा, इन सब के आधार पर पूरे भारत को बांट दिया, ठीक है। चौथा जो पॉइंट आता है आपका, पॉइंट में अगर देखें तो एकीकृत आर्थिक प्रादेशीकरण। एकीकृत आर्थिक प्रादेशीकरण 1960 के बाद इसका सिद्धांत हमारे सामने आया। इसके अंदर पीस एन गुप्ता ने भारत को 7 मुख्य आर्थिक प्रदेशों में, 42 मध्य प्रदेशों में, ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने विभाजित किया है। अब जो एकीकृत आर्थिक प्रदेश था ये सबसे इम्पोर्टेंट आता है। जो एकीकृत आर्थिक प्रादेशीकरण का जो विभाजन किया गया, अब हम उसको देखेंगे कि उसमें किस किस प्रकार से पूरे जो भारत को बांटा गया। देखिए जो पी सेन गुप्ता थे उन्होंने आर्थिक प्रदेश नियोजन किया और इन्होंने जो है मुख्य क्षेत्र जो माने, जैसे सबसे पहले उत्तरी पूर्वी क्षेत्र लिया, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र लिया भारत का। और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आप लोग जानते हैं कौन कौन से राज्य इसमें आएंगे, इसमें आएंगे हमारे असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, मेघालय, जो ये वाले क्षेत्र हैं वो इसमें आएंगे। और मध्य प्रदेश, ये तो हो गए राज्य। अब इसके अंदर जो हमारे एक तरीके से मध्य प्रदेश यानी मेसो रीजन्स और एक हमारे माइक्रो रीजन्स, ठीक है। तो जो उत्तरी पूर्वी वाला जो क्षेत्र है इसमें आ जाएगा हमारा उत्तरी ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र, उत्तरी ब्रह्मपुत्र घाटी, निचली ब्रह्मपुत्र घाटी, खनिज युक्त पठार, और पूर्वी एवं उत्तरी जो है हमारी पहाड़ियाँ। और अगर लघु प्रदेश की अगर बात करें तो उसमें और प्रदेश आ जाएंगे। देखिए
अभी आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि भारत में जो आर्थिक प्रदेशों का जो निर्धारण किया गया था वो सबसे पहले बहुत प्राकृतिक आर्थिक प्रादेशीकरण, पॉइंट्स याद रखने हैं, प्राकृतिक आर्थिक प्रादेशीकरण यानी प्राकृतिक विभागों के आधार पर आर्थिक प्रदेशों का निर्धारण किया गया। 1964 में 11 प्रदेशों का निर्धारण किया गया, जैसे पश्चिमी घाट, मध्यवर्ती पठार और जो हमारा पूरा जो भौतिक प्रदेश है उसी के आधार पर इसका विभाजन कर दिया गया। दूसरा जो आता है ऊर्जा संसाधन प्रादेशीकरण, मतलब ऊर्जा के संसाधनों के आधार पर। और ऊर्जा संसाधनों में बात करें तो पूरे भारत को 6 ऊर्जा संसाधनों के आधार पर बांटा गया था और उसी के आधार पर इसको नाम दे दिया गया। ठीक है, उसी आधार पर पूरे भारत को आर्थिक प्रदेशों में भी बांट दिया गया। तीसरा जो राज्य एक नियोजित प्रदेश के रूप में कि वहाँ पर कृषि, खनिज, जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है, जो भी एक मेजर जो हमें ज़रूरत होती है उन सारी चीज़ों के आधार पर एक निर्धारित कर दिया गया। फोर्थ जो आता है वो आता है एकीकृत आर्थिक प्रादेशीकरण, मतलब एकीकृत मतलब हर एक उसके ऊपर लगा दिया गया, हर एक क्षेत्र के आधार पर इसमें बांट दिए गए आर्थिक प्रदेशों को, जिसमें पी सेन गुप्ता का जो मेन जो क्लासिफिकेशन है वो आपके उसमें दिया हुआ है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूरा जो है उन्होंने बताया है, उन्होंने आपके 7 जो है प्रादेशिक वो बताए हैं, आर्थिक प्रदेश बताए हैं और उन 7 को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।